हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 13 है, यानी 13 है गांव का घर। ये जो चैप्टर है वो हम लोग का काव्यखंड का लास्ट चैप्टर है और इसके कवि जो है वो ज्ञानेंद्र पति है। और ये जो कविता है गाँव का घर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन में बने रहिए। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं गांव का घर। ये जो है वो ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देखेंगे। तो चलिए कवि परिचय देखते हैं। तो इसके कवि जो है वो गांव का घर, इस कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति है। इसका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? पत्थरगामा गोड्डा, झारखंड में। पत्थरगामा गोड्डा गांव का नाम है, वहाँ झारखंड में इनका जन्म हुआ है। कब? 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि इनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। तो इस हिसाब से हम लोग को लगता है, मतलब इस हिसाब से पता चलता है कि ये अभी तक जीवित है, ये हम लोग के बीच में ही है। तो ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो है वो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को पत्थरगामा गोड्डा, झारखंड में हुआ है। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। इनके माता का नाम क्या है? सरला देवी एवं पिता का नाम जो है वह देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो ध्यान में रखिए, इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान जो है पत्थरगामा गोड्डा, झारखंड में। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव के स्कूल में ही हुई है। इनकी प्रारंभिक यानी शुरू की जो शिक्षा है वह गांव के स्कूल में ही हुई है। और बीए और एमए में इन्होंने अंग्रेजी विषय से पटना विश्वविद्यालय जो है, पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने कंप्लीट किया है बीए और एमए। ये जो है वो आर्ट के स्टूडेंट है, तो इन्होंने बीए और एमए जो है वो अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। फिर हिंदी में एमए जो है वह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने कंप्लीट किया है। यानी मुजफ्फरपुर हम लोग को मतलब बिहार विश्वविद्यालय से मुजफ्फरपुर से इन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये जो है वह हमारे ही राज्य के कवि है। इन्होंने बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। फिर इन्होंने एमए यानी एक तो अंग्रेजी विषय से एमए कंप्लीट किया है, दूसरा इन्होंने हिंदी विषय में भी एमए कंप्लीट किया है। कहाँ से? बिहार विश्वविद्यालय। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, जहाँ का लीची फेमस है। तो ये जो है वो हमारे राज्य के ही कवि है। तो चलिए आगे देखते हैं, इनकी वृत्ति के बारे में देखते हैं, इनका कार्यक्रम कैसा रहा है। तो इन्होंने जो है वो बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर के कारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, मतलब कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य चलाए। इन्होंने जो है वह बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर के कारा अध्यक्ष के रूप में किस रूप में गए? कारा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किए और कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाए। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी मतलब उनके हित में, उनके अच्छे के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसके बाद नौकरी छोड़ करके कविता लेखन में आ गए। ये सब करने के बाद इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। तो कवि का जो जन्म है वह 1 जनवरी 1950 ईस्वी में पत्थरगामा गोड्डा, झारखंड में हुआ है। यानी हमारे राज्य के हमारे राज्य के बगल में ही है झारखंड। इन्होंने झारखंड, इनका जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है पत्थरगामा गोड्डा, झारखंड में हुआ है। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। इनकी शिक्षा बीए और एमए इन्होंने अंग्रेजी विषय में की है और इन्होंने एमए डबल किया है, मतलब दोबारा इन्होंने किया है हिंदी विषय में। तो चलिए अब देखते हैं इन्होंने अपनी जन्मभूमि तो झारखंड में है, लेकिन जन्मभूमि को छोड़ करके ये कहीं और भी रहने गए थे। निवास स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इनकी जो निवास थी वो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में थी। इन्हें 2-3 सम्मान भी दिए गए। पहला सम्मान जो है वो पहल सम्मान 2006 में दिया गया। दूसरा है सत्यात्मा
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया। 2 इनको पुरस्कार सम्मान दिया गया था, पहल सम्मान 2006 में और संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार दिया गया था 2006 में। तो ये जो है इनके निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इन्हें 2 सम्मान दिया गया था। कौन कौन? पहला जो है और पहल सम्मान 2006 और संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया था। तो चलिए अब इनकी कृति देखते हैं। तो इन्होंने कविता भी लिखा है, मतलब बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद अपना कार्यक्रम करने के बाद इन्होंने ये सब छोड़ करके कविता लिखना शुरू कर दिया है। तो इन्हें 2 सम्मान दिए गए थे। तो इनकी जो कृतियाँ है वो आप लोग को बुक में दिया गया है कुछ, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो हम लोग को हर एक प्रकार से तैयार होकर रहना है, किसी भी तरह से चूक नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो पहला कृतियाँ है आँख हाथ बनते हुए। आँख हाथ बनते हुए ये जो है वो 1970 में पब्लिश हुआ है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980 में, गंगा तट 2000 में, संशयात्मा 2004 में, जिन पर इन्हें जो है वो पुरस्कार दिया गया है। भीमसार 2006 में, कवि ने कहा 2007 में। ये सब क्या है? कविता संग्रह। ये सब जो है वो कविता संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखा है, वह एक चक्र नगरी, ये जो है वो नाटक है, काव्य नाटक है। और कथेतर गद जो है वह एक है, पढ़ते पढ़ते 2005 में, ये जो है वह कथेतर गद है। तो इन्होंने कविता संग्रह भी लिखा है, काव्य नाटक भी लिखा है और कथेतर गद भी लिखा है। तो इनकी जो कृतियाँ है वो जो है वह कविता जो है वह इन पे जो संशय आत्मा है इन पे इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो काव्य नाटक है वो एक चक्र नगरी है, और इन्होंने कथेतर गद लिखा है वो पढ़ते पढ़ते 2005 में। तो कृति के बारे में पता चल गया कौन कौन से है। आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा और भीमसार, कवि ने कहा, ये सब जो है कविता संग्रह है, एक चक्र नगरी नाटक है, और पढ़ते गढ़ते ये जो है वो कथेतर गद है। इसके अलावा बात करें इनके बारे में, तो ये जो है वह एक संभावनाशाली युवा है। कवि के रूप में जो है वह ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। कवि के रूप में ये जो है वह 20वें दशक के 8वें दशक के रूप में, 20वीं सदी के 8वें दशक के रूप में ये जो है वह उदित हुए। तो ये था हम लोग का कवि परिचय। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चैप्टर, ये जो गांव का घर है, ये जो कविता है, इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। तो गांव का घर भावार्थ है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें 2 खंड दिए गए हैं, मतलब 2 खंड में हम लोग समझेंगे। तो पहला खंड देखते हैं। तो गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से चुराई गई गोंद का गेहवा। लिखने का तरीका क्या है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गांव के घर कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। यह कविता उन न्यूनतम कविता संग्रह संशय आत्मा, जिन पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है, उससे ली गई है, जिसमें गांव के संस्कृति सभ्यता में हुए बदलाव को दिखाते हुए कवि कहते हैं, ये गांव का जो घर है, इसमें ये जो गांव का घर है, इसमें हम लोग जो देखेंगे, मतलब ये जो है वह गांव की संस्कृति के बारे में बताता है, गांव की सभ्यता के बारे में, जो कि क्या है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि गांव का वह घर, वह दहलीज, जो चौखट जहां से घर का बाहरी भाग शुरू होता है, गांव का वह चौखट जहां से शहर का घर का बाहरी भाग शुरू होता है। चौखट जो घर गेट होते हैं, उसके बाहर जब निकल जाते हैं तो बाहरी भाग से क्या होता है, घर के बाहरी भाग से जो है वो जिंदगी चौखट शुरू होती है। सहजन का वह पेड़ जिसे चुराई गई गोंद का गेह इस्तेमाल औरतें अपनी बिंदी साटने के लिए करती है। सहजन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, जिससे गूंद निकलते हैं, जिसे हम लोग बचपन में बहुत आप लोग किए होंगे। मैंने भी किया है, अपने बुक साटने के लिए या फिर कोई भी चीज़ साटने के लिए मैंने भी किया है। तो उसी को बोला गया कि सहजन का वह पेड़ जिसे छुराई गई गोंद का ले, जिसका इस्तेमाल औरतें क्या करती है, अपनी बिंदी साटने के लिए करती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो रेडीमेड आता है चिपकाने वाला, ऑलरेडी मार्केट में जाओ मिल जाएगा। अब चिपकाने का तो कोई रूल ही नहीं कि सहजन का पेड़ से गोंद लेके आओ फिर चिपकाओ, ये वो
कुछ नहीं, अब तो हर एक चीज़ जो है वो रेडीमेड आता है। तो इस कविता का आने का कहने का मतलब है कि गांव की वो संस्कृति सभ्यता बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि लोग अपना बिंदी चिपकाने के लिए सजन का पेड़ से छुड़ाए गए गुंद को लेकर के आएंगे, फिर अपना बिंदी चिपकाएंगे। वो औरतें अब बिंदी वैसे नहीं सारती, अब जो है वो मॉडल चेंज हो गया है, अब जो है वह संस्कृति चेंज हो गई है। अगला है वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। वह सीमा, वह रेखा है जिसको मतलब जब कोई बुजुर्ग अंदर आते थे तो उससे पहले वो खांसते थे ताकि लोगों को पता चल जाए, अंदर कोई भी हो उसको पता चल जाए और वो जो है वह संभल जाए कि कोई आ रहा है। तो वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को खड़ाऊ खटकनी पड़ती थी खबरदार की, मतलब खड़ाऊ खटकनी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक उद्देश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, मतलब ऐसे पुकारना पड़ता था ताकि उसको समझ में भी आ जाए और बिना नाम लिए हुए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज। तो इसमें कवि कहते हैं कि घर की वह दहलीज, वह सीमा जिसके अंदर आने से पहले घर के बुजुर्गों को खास कर या फिर जंजीर बजाकर पहले बहुत गांव में ऐसे बहुत सारे अभी भी घर है जहाँ पे जो चैन सिक्कर होती है जिसे कुंडी लगाते हैं, सेम उसके लिए हम लोग ऊपर सिक्कर को हम लोग लगाते हैं वहाँ पर ताला वाला लगाने के लिए। वैसा घर आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो जो है उसको बजा करके आना पड़ता था, या फिर घर गेट में जो कुंडी होती है उसको बजा करके आना पड़ता था पहले जो है वो खास कर, या फिर जंजीर बजाकर ताकि संकेत दे दे कि हम कोई अंदर आ रहा है, ताकि अंदर वाले संभल जाए। तो संकेत देना पड़ता था। प्रायः उन्हें यह उद्देश्य पर्दे से ही घर के औरतों को बिना उसके नाम लिए बुलाना होता था। मतलब उद्देश्य पर्दे मतलब कोई ऐसा पर्दा जो दिखे भी नहीं और वो जो है वो काम भी हो जाए, उसमें संस्कार झलकता था। मतलब ऐसा पर्दा था कि दिखता नहीं था कि पर्दा है, लेकिन उद्देश्य वह था कि मतलब पर्दा तो था लेकिन उसमें क्या था, संस्कार दिखता था। पर्दा देखने के लिए नहीं था लेकिन उसमें संस्कार दिखता था, ऐसा उद्देश्य पर्दा। तो बिना औरतें के नाम लिए ही बुलाना होता था, जिसकी तर्जनी उंगली सारे काम सहज रूप में करती थी। जिसकी तर्जनी क्या थी, सारे काम सहज रूप में होता था, अर्थात घर के बड़े लोग ही घर के सारे फैसले लेते थे। ऐसा होता था कि मतलब घर का सारा फैसला जो है वो घर के बड़े लोग लेते थे। सब कुछ बदल गया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि मतलब अब वैसा सीमा नहीं रहा है कि लोग जो है वो घर के अंदर आने से पहले खखरे या फिर कुंडी बजाए। अब ऐसा नहीं है, अब बेल बजाना होता है या फिर लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। पंक्ति के शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की वह चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे उंगली के छाप, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिन जाते एक एक कर। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि गांव की वह चौखट जो संघ के चिन्ह की तरह थी, गांव की घर की वह चौखट जो क्या थी, संघ के चिन्ह की तरह थी। गांव के घर का वह दरवाजा होता था जो संघ की आकृति का होता था। कैसा होता था, संघ की आकृति का होता था। उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीतर यानी गोबर और मिट्टी से बनी दीवार होती थी। गांव में पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के जो घर होते थे वो अक्सर कैसी होती थी, गोबर और मिट्टी से बनी दीवार होती थी। और वो जो दीवार होती थी वो मतलब इस प्रकार से होता था कि मतलब एक यूनिक सा होता था। उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर उठौन दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के अंगूठा का चिन्ह दूध डुबोकर दीवार पर लगाया जाता था। मतलब इसमें जो है वो बोला गया है कि उस जब अभी भी जो दूध उठौना करते जो ग्वाला वाले दादा होते हैं वो लोग तो आते हैं देने, लेकिन अंतर क्या है कि उस जमाने में जब दादा आते थे, मतलब दूध देने वाले दादा जो आते थे, तो जब वो दूध देते थे तो दूध देने के लिए जब हाथ डुबाते थे तो उसमें उनका फिंगर यानी हाथ जो है वो डूब जाता था। जब वो दीवार को छूते थे तो उस दीवार पे उनका निशान आ जाता था, उंगली के दीवार पर लगाया जाता था, जिसका हिसाब महीने के अंत में किया जाता था।
हाथ तो डूब गए, लेकिन दीवार पे जो है वह लगाना पड़ता था ताकि पता चले कि मंथ पूर गया है, और उसी मंथ पर गिनती करके उन्हें हिसाब दिया जाता था। हमारे बचपन में ऐसा देखने को मिलता था, हमारे बचपन में देखने को मिलता था। अभी तो जो है वह कुछ समय पहले बही खाता होता था, यानी लोग जो है वह अपना डायरी पेन लेकर के और हिसाब बारी करते थे। अब तो ऐसा नहीं, अब सब मोबाइल में हो जाता है, सब कंप्यूटर लैपटॉप में करते हैं। तो वो सब जो है वह संस्कृति कल्चर सब चेंज हो चुका है, वो सब चेंज हो चुका है। अभी जो है वो पहले वाला वो नहीं रहा कि ग्वाला दादा आएंगे और अपने हाथ से दूध में भिगो करके और निशान लगाएंगे कि एक दिन हो चुका है, अब मेरा एक दिन हो गया है, फिर दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, ऐसे करके महीना करेंगे। फिर जो दूध ले रहा है वो गिनती करेंगे, 30 दिन हो चुका है, 30 दिन का हिसाब देंगे। वैसा नहीं है, अब पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो चुका है, गांव से लेकर के शहर तक। शहर तो पहले से ही चेंजेस है, गांव में तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब वैसा नहीं रहा है, अब तो लोग मोबाइल से ही गिनती कर लेते हैं, यानी मोबाइल में ही हिसाब कर लेते हैं, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप करते हैं। अब तो ना ही कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं और ना ही वो निशान लगाया जाता है। तो इसका जो ज्ञानेंद्र पति जी है, इस कविता के माध्यम से हम लोग को बताना चाहता है कि गांव का वो घर भी अब चेंज हो चुका है, वह संस्कृति भी चेंज हो चुकी है। तो दूसरा खंड देखते हैं, दूसरा खंड में है गांव का वह घर अपना घर खो चुका है। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौला के दहेज में टीवी भी ललटेने हैं, अब भी दिन भर आओ में कैलेंडर से ढकी। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गांव में अब वो संस्कृति नहीं रही है, अब सब कुछ बदल चुका है। सही बात है कि अभी गांव में सब कुछ बदल चुका है। पहले जो होते थे गांव में, जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, अब तो यहाँ पे महल बन रहा है, दीवार बन रहे हैं, चेंजेस है। अब पहले जो है वो कोई भी इंसान घर में जाते थे तो पहले मतलब खास देते थे या फिर कुंडी बजाते थे कि घर में कोई है, और किसी का नाम भी नहीं लेते थे, और उनका काम भी तहजीब तरकीब से हो जाता था। लेकिन अभी जो है वह इतना नहीं है कि मतलब खास ले, उसके लिए जो है वो मॉडर्न है, बेल लगाया जाता है और लोग जो है वो नाम बुला करके, नाम पुकार करके बुलाते हैं। पहले जैसी संस्कृति नहीं रही है, सब बदल चुका है। गांव के पंचायत में अब पंच परमेश्वर का कोई काम नहीं रहा। पंच परमेश्वर यानी पंच में जो मुखिया जी होते हैं, मुखिया परमेश्वर, उन्हीं को बोला जाता है कि पहले के जो लोग थे, अगर मुखिया पंच जो बोल दिया पंचायत में, जो बोल दिया वही है, यानी ईश्वर के समान है, ईश्वर के बोली जैसी लकीर है, उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। उसी को बोलते हैं पंच परमेश्वर। पंच जो है वो परमेश्वर के समान है। लेकिन गांव में के पंचायत में अब पंच परमेश्वर का कोई भी काम नहीं रहा, अब वैसा नहीं रहा, कोई ईमानदार नहीं रहा। अब पंच परमेश्वर बनना जो है वो रुपया कमाने के लिए हो चुका है, अब कोई ईमानदार नहीं रहा, और पंच परमेश्वर में वैसी बात ही नहीं रही है। बिजली बत्ती आ गई है लेकिन वो रहती नहीं है, अब वो कटी ही रहती है। मतलब बिजली बत्ती तो आ गई है लेकिन कंटिन्यू नहीं रहती है, वो कटी रहती है। बल्ब है पर उसमें रोशनी नहीं है। पहले जब बेटे की शादी होती थी तो दहेज में ललटेन मिलता था। पहले जब शादी होती थी तो दहेज में क्या मिलता था? ललटेन। अब टीवी ने ललटेन की जगह ले ली है। मतलब पहले के शादी में जो है वह क्या मिलता था? ललटेन मिलता था, और अभी के शादी में टीवी, फ्रिज, कार, बाइक, ये सब मिलता है दहेज में, ललटेन की जगह पर। अभी भी ललटेन है घर में, लेकिन वो आलो यानी दीवार के ही बना हुआ जगह, दीवार यानी कैलेंडरों में ढकी हुई है। बोल सकते हैं कि अभी भी है, लेकिन वो जो है वह ढकी हुई है, एक किनारे पर पड़ी हुई है। तो पहले जो था कल्चर, संस्कृति, उससे अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अभी जो पहले जो है वो बहुत कम लोग दहेज लेते थे, और दहेज में सिर्फ ललटेन ले करके ही खुश होते थे, ताकि घर में बिजली तो आए, घर में रोशनी तो हो। लेकिन अब जो है वह ललटेन के जगह पर टीवी, बाइक, कार, चैन, मतलब उनको हर एक चीज़ चाहिए। तो ये सब जो है वो कल्चर चेंज हो चुका है। अगला है रात उजाले से अधिक अंधेरा उगती है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगती है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है, जबकि चकाचौक रोशनी में मदमस्त
ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है कहीं बहुत दूर, पट भिड़काए की आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़। मतलब रात के उजाले में अधिक जो है वो अंधेरा उगती है। अब वो रोशनी नहीं रहती रात के उजाले में, सिर्फ अंधेरा ही उगती है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने वाले भाव से भरती है। मतलब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि रात में अधिक अंधेरा होता है, रोशनी के लिए लालटेन में तेल भराकर उसे जलाया जाता है, जबकि दूर कहीं चकाचौक रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और यहाँ तक उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है। यहाँ तो सही से उसकी रोशनी भी नहीं आ रही है। जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, जहाँ पे बिजलियाँ है, वहाँ तो आवाज़ आ रही है, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ तक के जो है वह आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, वहाँ तक के रोशनी भी नहीं आ रही है। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही बिजली की कोई आशा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मतलब कहा जाता है कि पहले के जो लोग थे वो रात में जो है वो दिया जलाते थे, पूरे घर को दिया से डेकोरेट करते थे, सजाते थे, और रात भर जो रोशनी होती थी वो अभी बिजली में नहीं है। अभी जो बिजली दिया गया है उसमें भी नहीं है। लालटेन का ये जला दिए तेल भर के, वह जल रहा है जल रहा है, बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऑर्केस्ट्रा बज रही है लेकिन क्या है, वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही साफ साफ। रोशनी है लेकिन वो जो है वो कोई काम का नहीं है, ना तो बिजली है और ना ही बिजली की कोई आशा है। अब हर एक चीज़ जो है वो बदल चुका है। होरी चैती बिरहा अल्हा गुंगे, होरी चैती बिरहा अल्हा गुंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया तो गजदंदों की गवार कोई हाथी रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हरी चौथ बिरहा उल्हा के ये जो गीत है अब वो अब नहीं है। मतलब हरी चैती बिरहा अलवा के जो लोकगीत जो थे वो अब नहीं गाए जाते हैं और सुनाई नहीं देते हैं। अब लोग गाते ही नहीं है, अब ऑर्केस्ट्रा है। अब गूगल यूट्यूब करो, मतलब नए नए गाना से जो है वो गाने, अब गीत गाने की जरूरत नहीं है, अब हर एक चीज़ आप लोग को ऑनलाइन मिल ही जाता है। तो कभी कहते हैं कि हैरी चैती ये सब जो है वो होरी चैती के जो लोकगीत होते थे वो अब नहीं गाए जाते, अब सुनाई ही नहीं देती। लोकगीतों की जन्मभूमि में अब एक अनसुना अनगाया शोक गीत सुनाई देती है। अनसुना मतलब जो सुना ही ना हो, अब नए नए गाना जो है वो सुनाई देती है, अर्थात सिर्फ शोरगुल ही सुनाई देती है। अब वो पहले वाले गीत का जो मतलब पहले वाले जो फीलिंग था वो नहीं है। अब जो है वो शोरगुल वाले नाच गाने होते हैं। 10 कोस दूर जब शहर में आता सर्कस था तो अंधेरे को काटते हुए सर्कस की उस प्रकाश को देखा गांव के सभी लोग वहां जाते थे। जब 10 कोस जब शहर से सर्कस आता था गांव में तो अंधेरे को काटते हुए उस सर्कस को देखने के लिए गांव के लोग जाते थे ताकि वहां जाकर के सर्कस देख सके। अब उस सर्कस का कोई नामो निशान ही नहीं है, अब कौन जाएगा देखने। अब तो सब देख सकता है ऑनलाइन, हर एक चीज़ देख सकता है। गजदंतों के लिए हाथियों को मारा जाता था जा रहा है, गजदंतों के लिए हाथियों को मारा जा रहा है, हाथियों के दांत के लिए उसका शिकार किया जा रहा है। मतलब पहले सर्कस में आप लोग को तरह तरह के जो है वो जानवर दिखे जा मतलब दिखते थे, लेकिन अब वो सब नहीं है। अब हाथियों को मारा जाता है ताकि हाथियों के दांत मिल सके। उनके पैरों के निशान से उनका पीछा कर उनके दांत को रेत कर निकाल लेते हैं। मतलब हाथी जो चलता है उसके पैर के निशान से उनका पीछा करके उनका जो है वो दांत निकाल लेते हैं रेत करके। उनके गज दंतों की गवाकर हाथी गिरकर मर जाता है। मतलब हाथी जो है वो अपने दांत को गवा करके गिर जाता है, और जब उसका दांत ही कट जाएगा तो शरीर का कोई भी अंग जो इम्पोर्टेंट है अगर कोई छीन ले, जैसे में हम लोग का जो दिल है वो कोई निकाल ले, तो उसके बाद हम लोग जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से हाथी के जो दांत है उसको रेत करके निकाल ले तो कोई जीवित रह सकता है इतना दर्द सह करके? नहीं, तो वो गिर जाता है। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब लोग गाना जो पहले गाते थे हम लोग, जो धूम बतासा ये तसला वसला क्या था तबला वबला ये सब जो बजता था वो अब सब धूम नताशे ये सब नहीं बजते हैं।
अब वो सब नहीं है। जो पहले जो तबला ये सब बजता था, लोग अपने घर में गांव में ये सब गाते थे, धूम नगाड़े जो होता था, वो सब अब नहीं है। अब तो हर तरफ शोरगुल है, ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं लोग जो है वो, मतलब डीजे बजा करके एकदम साउंड, मतलब इतना शोरगुल करते हैं जिससे जो है वो लोग को मतलब हल्ला मचाते हैं। वाली बात नहीं रही, वो संस्कृति जो है वो सब बदल चुका है। अगला है लीलने। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुते गाते, अमित्र परिसर की जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुर जाती है, झुरझुराती है। तो कभी कहते कि अब वो शहर बुलावा आता है तो सर्कस देखने के लिए नहीं, अदालतों और अस्पतालों से आते हैं। मतलब पहले जब शहर से बुलावा आता था तो किस लिए आता था? सर्कस देखने के लिए। लोग जो है वह इतना अंधेरा रात में जो है वो सर्कस देखने के लिए उसको चीर फाड़ करके जाते हैं ताकि सर्कस देखे। लेकिन अब वो वैसा नहीं है। अब शहर से बुलावा इसलिए नहीं आता कि सर्कस देखने के लिए आओ मेरे शहर में, वो नहीं आता। अब अदालत का फैसला सुनाने के लिए और अस्पतालों के लिए आते हैं। इसी कारण से गांव की जो रीढ़ है वो झुरझुराती है। गांव का जो रीढ़ है वो क्या है, अब झुरझुराती है, वो पहले जैसा जो है वो मजबूत नहीं है। तो इस पंक्ति, इस कविता में जो है वो कवि यही समझाना चाहते हैं हम लोग को कि गांव की जो संस्कृति है वो बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग जो है वो मॉडर्न हो चुके हैं और हर एक चीज़, पहले जो कुंडी बजाना पड़ता था अब बेल बजाते हैं। लोग जो पर्दे में रह कर के, मतलब पर्दे दिखाई नहीं देते थे और काम भी हो जाता था, किसी का नाम भी नहीं लेना पड़ता था औरतों को। अब वैसा नहीं है, अब बिना नाम लिए कोई काम नहीं होता। पहले जो लोग हैं वो सर्कस देखने के लिए शहर आते थे, अब शहर में सर्कस देखने के लिए नहीं जाते, अदालत के फैसले और अस्पतालों के लिए जाते हैं, जिससे गांव की जो रीढ़ है वो झुरझुराती है। तो चलिए ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है? हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा है। गांव का घर, ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि गांव का घर। पुत्र प्रयोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर ये 2 बार रिपीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जो है वो किस काल के कवि है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आधुनिक काल के, ऑप्शन सी राइट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो ज्ञानेंद्र पति जो है 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम था। तो इनके पिता का जो नाम था, वो माता का नाम तो सरला देवी थी और पिता का जो नाम है वह देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इन्होंने जो बीए किया था वो पटना विश्वविद्यालय से किया था। अगर हिंदी की बात करते तब हम लोग का हो जाता बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। तो बीए और एमए इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? तो बिहार विश्वविद्यालय। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से, हमारे राज्य से ही इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 ज्ञानेंद्र पति के उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संशय आत्मा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? तो लोकगीत की। अब जो है वो फिल्मी गीत होता है, सब जो है वह तरह तरह के गाने गाते हैं जिससे शोर शराबा होता है। अब लोकगीत नहीं होती जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के गाते थे और बहुत ही मीठा आवाज़ होता था और बहुत ही सुनने में सुकून मिलता था। अब वो सब नहीं है, अब जो है वो सिर्फ शोर शराबे होते हैं और यही है। तो लोकगीत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज्ञानेंद्र पति की एक रचना जो है वो एक चक्र नगरी। ज्ञानेंद्र पति की रचना जो है वो एक चक्र नगरी क्या है? तो ये जो है वो काव्य नाटक है। क्या है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो संशय आत्मा। इसका ये जो संशय आत्मा है ये भी इन्हीं के द्वारा है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ी सी जगह ये जो है इन्हीं के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा तट। ये जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि का रचना है? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या जो है वह खेत गया, मतलब हट गया, खत्म हो गया है। तो वो जो है पंच परमेश्वर, पंचायती राज में अब क्या खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो गया है। तो ये जो है पंच परमेश्वर जो है वो खत्म हो चुका है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की संशय आत्मा किसकी कृति है। तो ज्ञानेंद्र पति की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध डूबे उंगली के छाप किनके हैं। तो बूढ़े ग्वाल दादा के, बूढ़े ग्वालर दादा के जो है वो इनके अंगूठे के छाप होते थे, ताकि उन्हें हिसाब देना पड़ता था, मतलब उन्हें मंथली हिसाब दिया जाता था। उस अंगूठे के छाप से गिनती करके उन्हें हिसाब दिया जाता था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन में आप लोग को मजा आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम लोग का हिंदी का काव्यखंड खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और अंत तक बने रहिए। हम लोग 2 मंथ है हम लोग के पास और हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।